जो यंग नाम की लड़की जो कि सुन नहीं सकती थी, लेकिन एक दिन अपनी छोटी बहन के अचानक गायब होने की वजह से जब वो उसके अपार्टमेंट में उसे ढूंढने के लिए जाती है तो वहाँ उसे बहुत ही क्रीपी आवाजें सुनाई देती हैं और इन्हीं आवाजों से लिंक था उसकी बहन का रातों रात गायब होना। तो आखिर इस मिस्ट्री के पीछे का राज क्या था, यही देखेंगे हम आज की मूवी नॉइस में। और मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मूवी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को रिवॉर्ड करें। तो मूवी के स्टार्ट में हम जूही नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपनी बिल्डिंग में आने वाले शोर की वजह से मेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी और इन्हीं आवाजों से बचने के लिए उसने अपने अपार्टमेंट की सीलिंग तक पे साउंड प्रूफिंग करा दी थी, लेकिन वो आवाजें थी जो कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तभी जूही को अपने घर के अंदर से काफी तेज कुछ क्रैक करने की आवाज आती है, जिसके साथ ही उसका फोन भी रिंग करने लगता है। और जब वो फोन को रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से बहुत ही अजीब आवाजें आती हैं कि तभी अचानक से उसका टीवी भी ऑन हो जाता है, जिसे देख जब वो उसे बंद करती है तो उसके अपार्टमेंट की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। और अभी वो बेचारी ये सब हैंडल कर ही रही थी कि तभी उसे दोबारा से कुछ क्रैकिंग की साउंड सुनाई देती है, जिसे सुन जब वो बालकनी की डोर की तरफ मुड़ती है तो वहाँ पे हमें एक स्पिरिट खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसके साथ ही क्रैकिंग की साउंड और भी ज्यादा तेज हो जाती है। और इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद हम जूही की बड़ी बहन जूयंग को देखते हैं जो कि एक फैक्ट्री में काम करती थी और हियरिंग एड लगाए बिना उसे सुनाई नहीं देता था कि तभी उसके पास डिटेक्टिव किम का कॉल आता है जो कि उसे बताते हैं कि जूही पिछले 4 दिन से ऑफिस नहीं गई है और न ही वो अपने बॉस का कॉल उठा रही है, जिस वजह से उसके बॉस ने उसकी मिसिंग की कंप्लेन की थी। इसलिए डिटेक्टिव किम उससे चाहता था कि वो जल्द ही पता लगा के बताए कि वो कहाँ है, जिसे सुन ऑब्वियसली जूयंग को अपनी बहन की फिक्र हो जाती है। इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए सबसे पहले उसके अपार्टमेंट में ही जाती है, मगर वहाँ उसे उसके डोर पे एक नोट लगा हुआ दिखता है जो कि उसके नेबर ने लगाया था और उस पे लिखा हुआ था कि प्लीज शोर मत मचाओ, मैं इस तरह से जी नहीं पा रहा हूँ। अब ये बात काफी ज्यादा अजीब थी क्योंकि अगर जूही वाकई में गायब थी तो आखिर वहाँ पे शोर कौन कर रहा था। खैर नोट पढ़ के जब वो घर के अंदर जाती है तो उसे पूरा घर बिखरा हुआ दिखता है, जिसे देख जब वो जूही को कॉल करती है तो उसका नंबर स्विच ऑफ था। पर घर की इस तरह से साउंड प्रूफिंग देख के उसे याद आता है कि जब वो दोनों बहनें पहली बार उस अपार्टमेंट में मूव हुई थी तो कुछ ही दिनों के अंदर जूही काफी ज्यादा अजीब बिहेव करने लगी थी। एक्चुअली उसका कहना था कि कोई ऑन पर्पस ऊपर वाले फ्लोर पे लगातार शोर मचाता रहता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा इरिटेट रहने लगी थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि जूयंग को वहाँ पे कभी भी कोई भी शोर की आवाज नहीं आई थी और इस वजह से जूही का बिहेवियर उसके लिए काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता जा रहा था। इसलिए वो कुछ ही दिनों के अंदर अपनी बहन को उस अपार्टमेंट में अकेला छोड़ के खुद अपनी कंपनी के दिए हुए फ्लैट पे जाके रहने लगती है। खैर अब प्रेजेंट में जूयंग जूही के ऑफिस जाती है जहाँ पे उसे किहुन नाम का लड़का मिलता है जो कि उसकी बहन का बॉयफ्रेंड था और वो उसे बताता है कि वो दोनों जब भी बात किया करते थे तब हमेशा जूही उससे पूछा करती थी कि क्या उसे भी जूही के यहाँ से कुछ वियर्ड साउंड सुनाई देती है, मगर किहुन ने कभी भी फोन पे कोई वियर्ड साउंड नहीं सुनी थी। खैर उससे बात करके जब वो वापस घर आती है तो उसे घर के अंदर से ही जूही का फोन मिल जाता है जो कि स्विच ऑफ पड़ा हुआ था, लेकिन उसके फोन का चार्जर ढूंढते वक्त उसे उसके फ्लोर पे एक डिमोनिक साइन दिखता है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा डर जाती है कि तभी उसे ऊपर के फ्लोर से किसी के जोर जोर से चलने की आवाजें आती हैं और उसी वक्त उसके घर का इंटरकॉम रिंग करता है, जिसे उठाने पे उसे एक आदमी घर का डोर खोलने के लिए कहता है। अब ये सुन जब वो डर के थोड़ा सा डोर खोल के देखती है तो बाहर एक शांत से दिखने वाला आदमी खड़ा हुआ था जो उसे देख के कहता है कि वो 504 अपार्टमेंट से आया है, यानी जूयंग के अपार्टमेंट का नंबर 604 था और वो उनके जस्ट नीचे के अपार्टमेंट से आया था। वो जूयंग को कहता है कि उनके घर से काफी ज्यादा शोर की आवाजें आती हैं, जिसपे जूयंग उसे कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, शोर कहीं और से आ रहा होगा क्योंकि इस अपार्टमेंट में काफी देर से कोई रह ही नहीं रहा है। लेकिन उसे बीच में रोक के वो आदमी उसे बड़े ही प्यार से कहता है कि मुझ पे प्लीज एक फेवर करो और यहाँ पे शोर करना बंद कर दो कि इससे पहले मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूं। और ये कह के वो आराम से वहाँ से चला जाता है। लेकिन अपने अपार्टमेंट का गेट बंद करने से पहले जूयंग को हॉलवे के अंदर एक फिगर खड़ी हुई दिखती है, जिसे देख ऑब्वियसली वो काफी ज्यादा डर जाती है। खैर बाद में वो जूही के फोन को अनलॉक करने की कोशिश करती है, बट पासवर्ड न होने की वजह से वो उसके फोन को अनलॉक ही नहीं कर पा रही थी कि तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है कि जब उनके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हुई थी तब उस कार में जूही और जूयंग भी मौजूद थे, बट लकीली वो दोनों एक्सीडेंट से तो बच गई थी, बट इंजरीज की वजह से जूयंग का सुनना बंद हो गया था और वहीं जूही के पैर पे चोट लगी थी, जिस वजह से वो लंगड़ा के चलती थी। खैर अगले दिन वो बिल्डिंग के गार्ड से जाके जूही के बारे में पूछताछ करती है, जो कि उसे बताता है कि जूही किसी भी तरह से जानना चाहती थी कि बिल्डिंग के किस अपार्टमेंट से शोर आता है, बट ये जानना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल था क्योंकि कोई भी कभी मानने वाला नहीं था कि शोर उनके यहाँ से आता है।
कि तभी एक औरत वहाँ आके गार्ड को बेसमेंट से आने वाली बदबू के बारे में शिकायत करती है और इसकी बात सुन तीनों जाके बेसमेंट का डोर खोल देते हैं, जिसके अंदर काफी सारा कूड़ा पड़ा हुआ था जो कि पिछले 10 साल से वहाँ पे बंद था और उसी की वजह से वहाँ पे इतनी ज्यादा स्मेल आ रही थी। अब इसी वजह से गार्ड ने बेसमेंट का डोर लॉक कर दिया था ताकि वहाँ पे कोई और कूड़ा ना फेंक सके। बट इसके बावजूद फ्लैट में रहने वाले लोग बेसमेंट की खिड़कियों से वहाँ पे कूड़ा फेंक दिया करते थे कि तभी उनकी इन बातों के बीच बिल्डिंग की चेयरवुमन वहाँ पे आ जाती है, जो कि वहाँ आते ही उल्टा उन्हीं से बहस करने लगती है, क्योंकि उसका कहना था कि अगर उन्होंने बेसमेंट की क्लीनिंग कराई तो उस पर अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे, तो इतना पैसा देगा कौन। खैर ये बात यहीं पे खत्म हो जाती है और रात को जुयंग को एक बार दोबारा से नेबर से एक वार्निंग नोट मिलता है जिस पर लिखा था कि तुम्हारे घर से आने वाली आवाजों से मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्या तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है। अब वहाँ शोर करने वाली वो तो थी नहीं, इसलिए वार्निंग को इग्नोर कर वो घर के अंदर चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद हमें एक बार दोबारा से हॉलवे में कोई खड़ा हुआ दिखता है। खैर रात को क्लोजेट के अंदर से जुयंग को एक गिफ्ट मिलता है जो कि जूही ने उसके बर्थडे के लिए रखा था और वो गिफ्ट था एक बहुत ही महंगा हियरिंग एड जो कि आवाजों को रिकॉर्ड कर सकता था और साथ ही ब्लूटूथ के जरिए म्यूजिक भी प्ले कर सकता था। और जब जुयंग उसे अपने कान पे लगाती है तो उसमें उसके बर्थडे के लिए एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज था जो कि जूही ने उसके लिए छोड़ा था और वो मैसेज था कि वो जानती है कि जुयंग ने काफी टाइम से अपना हियरिंग एड बदला नहीं है, इसलिए उसने खुद बहुत मेहनत करके पैसा सेव किया ताकि वो जुयंग के लिए हियरिंग एड ले सके। इनफैक्ट उसने जुयंग के बर्थडे के लिए खाना और केक तक बना के रखा था, जिसे देख जुयंग इमोशनल होके काफी ज्यादा रोने लगती है कि तभी जुयंग केक के ऊपर अपनी बर्थ डेट को नोटिस करती है, जिसे देख जब वो उस डेट को जूही के फोन में डालती है तो उसका फोन अनलॉक हो जाता है, जिसके अंदर वो कॉल लॉग में से उसके लास्ट डायल नंबर पे कॉल करती है तो वो नंबर स्विच ऑफ आता है, इसलिए वो उस नंबर पे कॉल बैक करने के लिए एक मैसेज डालती है। खैर फोन को और चेक करने पे उसे उसके अंदर से काफी सारी रिकॉर्डिंग्स मिलती है, जिसे प्ले करने पे उसे काफी सारी वियर्ड साउंड सुनाई देती है। लेकिन तभी उसे किसी के बहुत धीरे धीरे बोलने की आवाजें आती है जो कि एक्चुअली काफी ज्यादा अजीब और डरावना था, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो कब की खत्म हो चुकी थी और ये सारी विस्परिंग की आवाजें उसे अपने आसपास से ही आ रही थी, जिसे सुन के वो काफी ज्यादा डर जाती है और बड़ी मुश्किल से वो खुद को शांत करती है। फिर अगले दिन जुयंग से मिलने जूही का बॉयफ्रेंड कीहून आता है जो कि जूही को ढूंढने में उसकी हेल्प करना चाहता था कि तभी जूही के फोन पे उसी नंबर से कॉल आता है जिस पे गायब होने से पहले उसने लास्ट बार कॉल किया था। वो किसी औरत का नंबर था जो कि जुयंग को अपना एड्रेस देके उसे अपने ऑफिस बुला लेती है। दरअसल वो औरत एक एस्टेट एजेंट थी जो कि जानती थी कि उन दोनों बहनों के अपार्टमेंट लेने से पहले वहाँ पे कौन रहता था और जूही को अपने अपार्टमेंट में से इतनी ज्यादा आवाजें आती थी कि वो उस औरत को आए दिन फोन करके पूछती रहती थी कि क्या उनके अपार्टमेंट में कोई मर चुका है। और मैं आपको बता दूं कि यह सिर्फ जूही का एक वहम नहीं था। तो दरअसल कहानी ये थी कि उन दोनों बहनों के उस अपार्टमेंट में मूव करने से पहले वहाँ पे एक औरत रहा करती थी जो कि हमेशा कंप्लेन करती थी कि उसे उस बिल्डिंग में काफी ज्यादा अजीब आवाजें आती हैं। मगर इसके कुछ ही टाइम बाद उसने ये कहना शुरू कर दिया कि उसे बिल्डिंग में भूत दिखा है। अब इन सब चीजों से वो औरत इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि उसने अपने ही अपार्टमेंट के अंदर खुद को मार लिया था। और जिस जगह उस अपार्टमेंट में उस औरत ने खुद को मारा था वो कोई और जगह नहीं थी बल्कि जुयंग वहाँ पे डेली बैठ के खाना खाया करती थी। अब ये सारी कहानी सुन के जुयंग की तो रूह तक कांप जाती है। खैर उस औरत से मिलने के बाद कीहून और जुयंग घर वापस आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक बार दोबारा उन्हें अपने घर के डोर पे एक वार्निंग नोट लगा हुआ दिखता है और उसे देख इस वक्त जुयंग को शक होता है कि वो 50 फ्लैट वाले आदमी का ही काम है। खैर उस पर लिखा हुआ था कि आवाज करना बंद करो, मैं तुम्हारे फ्लैट में से आने वाली हर छोटी से छोटी आवाज को सुन सकता हूँ। मगर एक बार दोबारा से वो उस वार्निंग को इग्नोर कर घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ कीहून जूही के मिसिंग पोस्टर्स बनाता है। और इसी बीच जुयंग डिटेक्टिव किम को कॉल करके कहती है कि 504 अपार्टमेंट वाला आदमी उसके घर के बाहर बार बार वार्निंग्स लगा रहा है, जिस वजह से उसे शक है कि जूही के गायब होने में उसी का हाथ है। मगर डिटेक्टिव किम उसे कहता है कि अगर तुमने खुद उस आदमी को वार्निंग नोट्स लगाते हुए नहीं देखा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। खैर वो फिर उसे कहता है कि हम सीसीटीवी पे चेक करते हैं कि ये किसका काम है। अब ये सुन जुयंग उससे पूछते हैं कि क्या उसने उसकी बहन को सीसीटीवी पे देखा था, जिसे सुन डिटेक्टिव किम उसे बहुत ही अजीब बात बताता है। दरअसल उसने जूही को कभी भी बिल्डिंग छोड़ के बाहर जाते हुए देखा ही नहीं था, जो कि काफी ज्यादा अजीब था क्योंकि ना तो वो बिल्डिंग छोड़ के बाहर गई थी और इनफैक्ट उसका फोन भी उसके घर के अंदर ही था, जिसका मतलब था कि हो सकता है कि वो आज भी उसी बिल्डिंग के अंदर कहीं पे हो। खैर डिटेक्टिव से बात करने की कुछ ही देर में वहाँ पे दोबारा से 504 अपार्टमेंट से वही क्रीपी सा आदमी आ जाता है, जिसे देख इस बार कीहून डोर खोलता है और उसे देख वो आदमी कहता है कि मैं ये फाइनल बार तुम लोगों से भीख मांग रहा हूँ कि प्लीज रात को यहाँ पे शोर मचाना बंद करो। और ये कह के वो आदमी वहाँ से चला जाता है। पर उसके जाने के बाद कीहून जुयंग को कहता है कि आगे से वो आदमी कभी भी दोबारा आए तो वो गेट ना खोले, क्योंकि उस आदमी ने अपने हाथ में कुछ छुपा रखा था
वहीं हम देखते हैं कि क्यूहुन का इस तरह से उस पर शक करना कुछ गलत नहीं था, क्योंकि वो जुयंग से मिलने के लिए वाकई में अपने हाथ में चाकू लेके आया था। मतलब उस बिल्डिंग में आते हुए शोर की वजह से वो आदमी इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि वो मरो या मारने तक पे उतर आया था। खैर देर रात को हम जुयंग को अपनी बिल्डिंग के बाहर जूही के मिसिंग पोस्टर्स लगाते हुए देखते हैं, पर तभी वो एक बच्चे को बिल्डिंग के बाहर बैठे हुए देखती है, जो कि बिल्डिंग के बेसमेंट की विंडो से लगातार अंदर देख रहा था। लेकिन जब जुयंग उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है, तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाता है। और तभी उसे जियोंग नाम की एक औरत मिलती है, जो कि 804 अपार्टमेंट में रहती थी, और वो उसे कहती है कि वो उसका दर्द समझ सकती है। जिसके साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि 2 ही दिन में बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन अप्रूव करवाने के लिए चेयरवुमन रैली निकालने वाली है, जिस वजह से वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि तुम्हारी बहन के मिसिंग होने की बात बाहर आए, क्योंकि इससे बिल्डिंग की इमेज बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। और इन्हीं बातों के बीच जुयंग नोटिस करती है कि वहाँ पार्क में एक बच्ची झूला झूल रही थी, लेकिन थोड़ी देर में जब हमें दोबारा दिखाया जाता है तो वो बच्ची वहाँ पे थी ही नहीं, और झूला खुद ब खुद स्विंग कर रहा था। खैर उससे बात करने के बाद जब जुयंग घर आती है तो उसे वॉशरूम के ड्रेनेज से अपनी बहन की आवाज आती है, पर जब वो दोबारा ध्यान से सुनने की कोशिश करती है तो उसे कोई आवाज नहीं आती। खैर रात को जब वो किचन में होती है तो उसे बालकनी के गेट पे एक डिमोनिक शैडो दिखती है, जो कि घर के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। और तभी 504 अपार्टमेंट वाला आदमी यूजंग के घर के बाहर आके जोर जोर से डोर को नॉक करने लगता है, और थोड़ी ही देर में वो शैडो अचानक से गायब हो जाती है। वहीं गेट न खुलने पे 504 अपार्टमेंट वाला आदमी अपने घर वापस जा रहा होता है कि तभी उसे बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर से आवाज आने लगती है, जिसे सुन गुस्से में वो बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंच जाता है। लेकिन तभी उस आदमी के सामने अचानक से एक स्पिरिट आ जाती है, जिसे देख के वो डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। जिससे होता ये है कि वो आदमी जल्दबाजी में गलती से बिल्डिंग के नीचे गिर जाता है, और उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और जब नेक्स्ट डे जुयंग को उस आदमी की मौत का पता चलता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, मगर बाद में वो डिटेक्टिव किम से मिलके कहती है कि ये वही आदमी है जो 504 अपार्टमेंट में रहता है, और कई दिनों से उससे शोर को लेके लगातार धमकी दे रहा था, इसलिए उन्हें उस आदमी का अपार्टमेंट चेक करना चाहिए, क्योंकि जुयंग को शक था कि हो सकता है कि उसकी बहन वहीं पर हो। और जब उसकी बात सुन डिटेक्टिव के उसका अपार्टमेंट चेक कराते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। लेकिन जुयंग को इस बात पे यकीन ही नहीं होता, क्योंकि उसका कहना था कि कल रात ही उसने ड्रेनेज पाइप में से अपनी बहन की आवाज सुनी है। कि तभी उसे ये कहते हुए चेयरवुमन भी सुन लेती है, जिसे सुन वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस बेकार की बात का कोई सेंस भी बनता है। जिसके साथ ही वो उसे कहती है कि शायद 604 अपार्टमेंट ही श्रापित है, क्योंकि जो भी वहाँ रहा है वो सारे बहुत वियर्ड बिहेव करते हैं। फिर वो उसे कहती है कि अगर दोबारा यहाँ पे कोई भी परेशानी क्रिएट करने की कोशिश करी तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। अब ये सुन जुयंग जियोंग से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट 804 में जाती है, जहाँ उसे जियोंग और उसकी बेटी की एक फोटो दिखती है। कि तभी जियोंग की बेटी अपार्टमेंट में भागते हुए दूसरे रूम में जाती है। खैर बातों के दौरान जियोंग उसे एक पुरानी चेयरवुमन के बारे में बताती है, जो कि अभी से साल भर पहले 704 अपार्टमेंट में रहती थी, यानी उससे ठीक नीचे वाला अपार्टमेंट और जुयंग से ठीक ऊपर वाला अपार्टमेंट। पर अक्सर वो चेयरवुमन जियोंग से आके शोर की कंप्लेन किया करती थी, क्योंकि चेयरवुमन को लगातार उसके घर से बच्चे के भागने की आवाज आती थी। लेकिन लगातार कंप्लेन करने के बाद भी उन आवाजों का सिलसिला नहीं रुका, जिस चक्कर में चेयरवुमन इतनी ज्यादा पागल हो गई कि एक दिन गुस्से में वो अपनी फ्लैट की सीलिंग पे एक पेन से मारने लग गई। अब इससे हुआ ये कि जिस चेयर पे खड़े होकर वो सीलिंग पे मार रही थी, उसके शोर की वजह से 604 अपार्टमेंट में रहने वाला आदमी इरिटेट होने लग गया। अब ये वही अपार्टमेंट है जिसमें फिलहाल जुयंग रहती है। खैर वो आदमी आने वाले शोर की वजह से इतना ज्यादा इरिटेट हो गया कि वो हथौड़ा लेके चेयरवुमन के घर पहुंच गया, जहां उसने बड़ी बेरहमी से हथौड़े से मार मार के उसकी जान ले ली। जिसके बाद जैसे ही उसे होश आया वो फौरन वहाँ से भाग गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि चेयरवुमन अभी भी जिंदा थी, और उसके जाने के बाद वो अपनी हेल्प के लिए लगातार नेबर की वॉल पे हाथ मारती है। बट अनफॉर्चुनेटली नेबर्स को लगता है कि वो लगातार बिल्डिंग का आने वाला शोर है, जिस वजह से वो उसके घर से आने वाली आवाज को इग्नोर कर देते हैं, और इस तरह चेयरवुमन वहीं पे तड़प तड़प के मर जाती है। और जिस आदमी ने चेयरवुमन को मारा था वो आज तक दोबारा कभी किसी को दिखा नहीं। अब ये सारी बातें सुन के जुयंग उससे पूछती है कि उसके ऊपर वाले अपार्टमेंट यानी 704 में फिलहाल कौन रह रहा है। बट इस बात पे जियोंग उसे जो बताती है वो और भी ज्यादा शॉकिंग था। एक्चुअली उस अपार्टमेंट में कोई भी नहीं रहता था। अब ये बात इतनी ज्यादा शॉकिंग इसलिए थी क्योंकि अगर वहाँ कोई नहीं रहता था तो जूही और जुयंग को वहाँ से आवाजें कैसे आती थी। खैर उसके घर से वापस आने के बाद वो की उनको 704 वाले हादसे के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है, जिसपे अगले दिन वो उसे मिलके बताता है कि जब 704 वाले किलर ने चेयरवुमन को मारा था तो उसके बाद उसे एक आखिरी बार सीसीटीवी पे देखा गया था, लेकिन इस बात का कोई भी सबूत नहीं था कि वो कभी बिल्डिंग छोड़ के बाहर गया हो।
अब इस बात से उन्हें लगता है कि बिल्डिंग का बेसमेंट ही एक ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे छुपा या किसी को छुपाया जा सके, क्योंकि वहाँ से इतनी ज्यादा बदबू आती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं जाता है। इसलिए अब वो दोनों बेसमेंट का ताला खोल के उसके अंदर चेक करने के लिए जाते हैं, क्योंकि हो सकता था कि किसी ने उस जगह पे जूही को बंद करके रखा हो। लेकिन अंदर जाने पे उन्हें पता चलता है कि वो बेसमेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जिस वजह से वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अलग अलग जाके जूही को ढूंढेंगे। मगर जूही को ढूंढते हुए जूयंग को एक जगह एक ड्राइंग बुक रखी हुई दिखती है, जिसके अंदर उसकी बहन, उसकी और उसके मॉम डैड की ड्राइंग थी, जिसके नेक्स्ट पेज पे वो सारे कार के अंदर बैठे हुए खुशी खुशी घूमने जा रहे थे। पर तभी नेक्स्ट पेज की ड्राइंग में वो स्टीयरिंग को मोड़ देती है, जिसकी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्चुअली यही रीजन था जिस वजह से उन्होंने अपने मॉम डैड को खो दिया था। और तभी उसे जूही की आवाज आती है जो उसे कहती है ये सारी तुम्हारी गलती थी, जिसे सुन जब वो पलट के देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। और जब वो वापस से ड्राइंग बुक पे देखती है तो वो एकदम खाली पड़ी हुई थी। खैर खुद को संभाल के जब वो एक बार वापस से जूही को ढूंढना शुरू करती है तो उसे वहाँ पे एक गेट दिखता है, जिसके अंदर से भी एक रास्ता जा रहा था। वहीं कीहुन जब जूही को ढूंढ रहा था तो उसे बेसमेंट के अंदर एक लाश पड़ी हुई दिखती है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है। पर उस लाश के कपड़े देख के कीहुन को समझ आता है कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि 704 वाले कातिल की थी, जिसका मतलब था कि बेसमेंट से आने वाली बदबू कूड़े से ज्यादा उस लाश की थी। खैर उस लाश को देख के कीहुन उसे कैमरा में रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसे भी वहाँ पे बहुत तेज आवाजें आने लगती हैं, जिसकी वजह से कीहुन पोजेस्ड हो जाता है। वहीं तब तक जूयंग कीहुन को ढूंढती हुई वहाँ पे आ जाती है और कीहुन उसे देखते ही उसके ऊपर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करने लगता है, जिससे किसी तरह खुद को बचा के वो बेसमेंट की विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। पर वहीं कीहुन उसे पकड़ के वापस से अंदर खींचने लगता है, जिसकी वजह से जूयंग को विंडो के टूटे हुए शीशे से काफी ज्यादा चोट लग जाती है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि इससे पहले कीहुन उसे अंदर खींच लेता कि वहाँ टाइम पे चेयर वुमन आके उसे बाहर खींच लेती है। और जब जूयंग की आंख खुलती है तो वो चेयर वुमन के घर पे थी, जहाँ वो चेयर वुमन के बेटे को देखती है। और ये वही बच्चा था जिसे उसने पहले भी बेसमेंट की खिड़की से अंदर झांकते हुए देखा था। खैर तभी चेयर वुमन वहाँ आके उसे बताती है कि उसी की तरह उसका बेटा भी बिना हियरिंग एड के सुन नहीं सकता। और चेयर वुमन को देख जूयंग उसे बचाने के लिए उसे थैंक्स कहती है, जिसके साथ ही वो उसे कहती है कि उसने अभी तक बिल्डिंग में सिर्फ 2 ही बच्चों को देखा है, एक तो चेयर वुमन का बेटा और दूसरी 804 यानी जियोंग की बेटी को उसने देखा था। मगर ये सुनते के साथ चेयर वुमन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसका कहना था कि अनफॉर्चुनेटली जियोंग की बेटी का सालों पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी डेथ हो गई थी। अब ये सुन जूयंग के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि जब वो जियोंग के घर गई थी तो उसने खुद उसकी बेटी को देखा था। और ये बता के चेयर वुमन तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी उसका बेटा जूयंग के कान से हेयरिंग एड निकाल के उससे साइन लैंग्वेज में बात करते हुए कहता है कि वो भी जानबूझ के अपने हेयरिंग एड नहीं पहनता है, क्योंकि वहाँ से जो आवाजें आती है उन्हें ना ही सुना जाए तो ही अच्छा है, और अगर वो उन आवाजों को ऐसे ही सुनती रही तो वो मर सकती है। जिसके साथ ही वो उसे दोबारा से बेसमेंट में जाने से मना करता है। खैर उससे बात करके जब वो बाहर आती है तो उसे बेसमेंट में से पुलिस वाले कीहुन की लाश को निकालते हुए दिखते हैं, जिसे देख के ऑब्वियसली वो काफी ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि आज एक बार दोबारा से उसने किसी अपने को खो दिया था। और बाद में वो डिटेक्टिव किम को कहती है कि उसने बेसमेंट के अंदर एक स्टील का डोर देखा था, लेकिन उसकी बात सुन डिटेक्टिव किम उसे कहता है कि उन्होंने पूरा बेसमेंट छान मारा है और वहाँ पे उन्हें कोई भी स्टील का डोर नहीं दिखा। मगर वो तो जानती थी कि उसने वहाँ पे एक डोर देखा था, इसलिए एक बार दोबारा से रात होने पे वो वापस से बेसमेंट के अंदर चली जाती है, जहाँ पे जूही को ढूंढते हुए उसे वहाँ पे उसका कैमरा मिल जाता है, जिसके वीडियोस चेक करने पे उसे एक वीडियो के अंदर जूही दिखती है, जो कि बिल्डिंग में आती हुई स्ट्रेंज आवाजों का पता लगाने के लिए 804 अपार्टमेंट यानी जियोंग के घर में गई थी। पर वहाँ उसे सीलिंग से लगे हुए काफी सारे स्पीकर्स दिखते हैं, जिसमें से चलने की आवाजें आ रही थी, और इन स्पीकर्स को इस तरह से सेट किया गया था जिसकी वजह से उसके नीचे के अपार्टमेंट में वो आवाज जाया करती थी। और वहीं एक रूम के अंदर उसे जियोंग अपनी बेटी से बात करती हुई दिखती है, लेकिन जब वो उसके सामने वाली चेयर पे देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं बैठा हुआ था, जिसका मतलब था कि चेयर वुमन बिल्कुल सही कह रही थी कि जियोंग की बेटी काफी साल पहले मर चुकी थी। और तभी जियोंग की नजर जूही पे पड़ जाती है, जो कि अपना राज खुलता देख जूही के ऊपर हमला कर देती है। वहीं प्रेजेंट में एक बार दोबारा जूयंग को जूही की आवाज आती है और उसकी आवाज का पीछा करते हुए वो बेसमेंट में थोड़ी अंदर तक जाती है, जहाँ पे उसे जूही बंधी हुई दिख जाती है, जिसे देख वो उसके हाथ पैर खोल के उसे गले से लगा लेती है। और फिर दोनों बहनें बेसमेंट से निकल ही रही होती है कि तभी वहाँ पे जियोंग आ जाती है, जिसे देख जूयंग फौरन जूही को लेके वहाँ से भागती है और फिर वो उसे जल्दी से एक जगह पे छुपा देती है,
जिसके बाद वो खुद जियोंग के पास जाके उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि जब 704 वाले किलर ने चेयर वुमन को मारा था तो वो मरी नहीं थी, क्योंकि उसे मारने वाला वो नहीं तुम थी। तो कहानी ये थी कि 704 किलर के जाने के बाद भी चेयर वुमन जिंदा थी, लेकिन उसके वहाँ से जाते ही वहाँ पे जियोंग आ गई थी। तभी तो उसे पता था कि मरने से पहले चेयर वुमन लगातार नेबर की वॉल पे हेल्प के लिए मार रही थी, बट ये सब देखने के बाद भी उसने चेयर वुमन की हेल्प नहीं की थी। उल्टा मौके का फायदा उठा के उसने चेयर वुमन को मार दिया था, क्योंकि जियोंग का कहना था कि चेयर वुमन उसे उसकी बेटी से अलग करना चाहती थी। तो कहानी ये थी कि जियोंग की बेटी दिन भर घर में भागती रहती थी, जिस वजह से उसके नीचे रहने वाली चेयर वुमन को उनके घर से काफी ज्यादा शोर सुनाई देता था। इसलिए वो बार बार जियोंग के घर जाके आने वाले शोर के बारे में कंप्लेन किया करती थी, और इस वजह से जियोंग को हार के अपनी बेटी को खेलने के लिए पार्क भेजना पड़ा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे खेलते हुए उसका गलती से कार एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो वहीं पे खत्म हो गई। मगर जियोंग अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी बेटी मर चुकी है। अब ये सारी बातें सुनकर जुयंग उसे कहती है कि तुम पागल हो चुकी हो, क्योंकि तुम्हारी बेटी कब की मर चुकी है। जिसे सुन जुयंग उल्टा उस पे ही हंसते हुए कहती है कि तुम भी तो मेरी तरह हो, क्योंकि तुमने भी तो मेरी बेटी को देखा था। अब ये कह के वो जुयंग को मारने की कोशिश करती है, जिस दौरान वो उसे कहती है कि अगर बाकी लोग उसकी बेटी और उसे अलग करना नहीं चाहते तो वो कभी भी चेयर वुमन और उसकी बहन को नहीं मारती। पर उसकी बात सुन जुयंग उसे कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, क्योंकि मेरी बहन तो जिंदा है। लेकिन ये सुनते ही जियोंग खुद काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो उसकी बहन को मार चुकी है। तो फिर जुयंग ऐसा क्यों कह रही है? अब वो इस बारे में उससे कुछ कह पाती कि तभी उन दोनों को वहाँ पे बहुत तेज आवाज सुनाई देती है, और जब उन दोनों की नजर सीलिंग पे पड़ती है तो वहाँ पे उन्हें चेयर वुमन की स्पिरिट दिखाई देती है, जो कि वहाँ पे जियोंग से अपनी मौत का बदला लेने आई थी। और इसी मौके का फायदा उठा के जुयंग वहाँ से भागते हुए सीधे स्टील डोर से बाहर निकल जाती है, और बाहर निकलते ही वो गेट को फौरन बंद कर देती है, जिससे जियोंग बाहर नहीं आ पाती, और चेयर वुमन की स्पिरिट उसे मार देती है, और जुयंग अपनी बहन को लेके बेसमेंट के बाहर निकल जाती है। जिसके बाद हम कुछ दिन बाद की कहानी देखते हैं, जहाँ जुयंग से उसके अपार्टमेंट पे नई नेबर मिलने के लिए आई थी, जो कि कुछ दिन पहले ही 704 अपार्टमेंट में मूव हुई थी। और बातों के दौरान वो जुयंग से पूछती है कि क्या आप यहाँ पे अकेली रहती हैं, जिसपे जुयंग उसे अपनी बहन को दिखाते हुए कहती है कि मेरे साथ मेरी बहन रहती है। लेकिन जब वो लड़की अंदर देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा था, जिसे देख के वो काफी ज्यादा डर जाती है। और इस बात का मतलब ये था कि जियोंग सच कह रही थी कि उसने वाकई जूही को काफी टाइम पहले मार दिया था, और अब जुयंग को भी उसी की तरह अपनी बहन की आत्मा दिख रही थी, जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।